हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ बुक की प्रैक्टिस सेट की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक हमको आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इसके पहले हमने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों, ये है घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में क्या होते हैं? विषम होते हैं। तो घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट में मुख्य अंतर क्या होता है? घरेलू ठोस जो होते हैं ये अपशिष्ट संरचना में क्या होते हैं? विषम होते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के मध्य मुख्य अंतर यह है, घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्री का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकी की पहचान करने के साथ ही उनका विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन के किसी कोण पर काटे तथा सभी जनरेटर कट जाए तो बना कोनिक सेक्शन कहलाता है। दोस्तों, जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे तथा सभी जनरेटर कट जाए तो बना कोनिक सेक्शन जो है ये कहलाता है दीर्घवृत्त। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे तथा जनरेटर कट जाए तो बना कोनिक सेक्शन दीर्घवृत्त कहलाता है। ये हमारा शंकु है दोस्तों, ये हमारा क्या है? शंकु है। इस जो कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटता है, तो ये देखो, ये कटिंग प्लेन जो है किसी कोण पर काटता है तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ये हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता सदैव 1 से कम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी त्रिकोण का एक कोण समकोण हो कहलाता है। दोस्तों, किसी त्रिकोण का एक कोण समकोण हो तो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जब किसी त्रिकोण का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसे न्यून कोण कहते हैं। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मशीन टूल के लीड स्क्रू में, दोस्तों मशीन टूल के लीड स्क्रू में एक में थ्रेड होता है। क्या होता है? एक में थ्रेड होता है मशीन टूल के लीड स्क्रू में। मशीन टूल के लीड स्क्रू में एक में थ्रेड्स कटे होते हैं, जिसका थ्रेड कोण कितना डिग्री होता है? 29 डिग्री होता है। थ्रेड्स के टेपर होने से आवश्यकता पड़ने पर हाफ नट को आसानी से खोला और जोड़ा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोस्तों, एक फार्मूला हम आपको याद रखना है, वो है C/5 = F-32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, यहाँ C कितना दिया है? 0। तो दोस्तों, जब ये 0 दिया है तो 0/5 हो जाएगा बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9। 9 ये तो 0 हो गया दोस्तों, पूरा 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? F-32 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो F की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? हमारी 32 फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण बनाने हेतु किया जाता है। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण अल्फा का मान क्या होगा? ये जो अल्फा है दोस्तों, इसका मान हमको पूछा है क्या होगा। दोस्तों, हम जानते हैं 45 का सेट स्क्वायर दोस्तों, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। और ये जो पूरा कोण है दोस्तों, ये कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर ये 45 है दोस्तों, तो ये वाला भाग जो निकालना है तो क्या करेंगे? 180 - 45 कर देंगे हम डायरेक्ट। 180 - 45 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 135 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये वाला जो अल्फा कोण है ये कितना डिग्री हो जाएगा? 135 डिग्री हमारा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को जो है ये कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 में किया था। इसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसका नाम उन्होंने डिफरेंशियल इंजन रखा था। क्या नाम रखा था? डिफरेंशियल इंजन नाम रखा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि रेखा की लंबाई एवं झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा चित्रित की जा सकती है। दोस्तों, यदि रेखा की लंबाई एवं झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा जो है ये ध्रुवीय मोड में चित्रित की जा सकती है। मतलब कौन से मोड में? पोलर मोड में। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो यदि रेखा की लंबाई एवं झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा चित्रित ध्रुवीय मोड द्वारा की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक घरेलू वायरिंग में एक पंखा लगाया गया है जो कमरे की छत पर लगा हुआ है। निम्न में से छत के पंखे का प्रतीक कौन सा है? दोस्तों छत के पंखे का प्रतीक होता है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अब सभी के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। छत का पंखा पूछे दोस्तों तो ये आपको याद रखना है, छत के पंखे का प्रतीक कौन सा होता है? ये होता है ब्रेकिट फैन जो होता है दोस्तों, ये है ब्रेकिट फैन। कौन सा फैन है? ये ब्रेकिट फैन। एग्जॉस्ट फैन की बात करें तो ये है एग्जॉस्ट फैन का प्रतीक। फैन रेगुलेटर कैसा होता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फैन रेगुलेटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों गैर संघट्ट प्रिंटर जो है ये है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो गैर संघट्ट प्रिंटर में इंक रिबन तथा पेपर का सीधा संपर्क नहीं होता है। ये लेजर, जेरोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तथा इंकजेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन का स्तर जो है ये 1980 से कम होना शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1980 से। वायुमंडल में ओजोन का स्तर वर्ष 1980 से कम होना शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने वर्ष 1985 में यह पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था। दोस्तों मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एप्पल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। मैक जो है एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। यह एक ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7 राज्यों में। नवीन, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के 7 राज्यों में संकेंद्रित है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में संकेंद्रित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों गलत विकल्प का चयन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसा आंदोलन था, ये गलत कथन हो जाएगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प है, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। ये हिंसक आंदोलन नहीं था दोस्तों, यह विकल्प गलत है क्योंकि चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो अवैध रूप से वनों की कटाई और वनों और पेड़ों के विनाश को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार कौन सा है? दोस्तों अक्षरांकन के लिए हम H प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं। किस प्रकार की? H प्रकार की। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो अक्षरांकन के लिए H पेंसिल का उपयोग किया जाता है। एच ग्रेड के पेंसिल का उपयोग एरोहेड, विमांकन, वृत्त चाप आदि खींचने में भी किया जाता है। चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट युक्त पेंसिल का उपयोग मोटी रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। कौन सी पेंसिल का? चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट युक्त पेंसिल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? मोटी रेखाओं को खींचने के लिए करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? दोस्तों एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों हमसे बोला है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक स्थिर पिंड है जो 6 मीटर की ऊंचाई पर है, इसमें निहित ऊर्जा हमको बताना है क्या होगी। दोस्तों हमको द्रव्यमान जो दिया गया है ये कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम। ऊंचाई हमको दोस्तों 6 मीटर दी गई है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? m/g/h। m का मान कितना दिया गया दोस्तों? हमको दिया गया 50। g का मान कितना दिया गया? 10 दिया गया। ऊंचाई कितनी है? 6 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 500 × में 6। 500 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 3000 जूल निकल के आ जाएगा और यही क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक व्यू में जो लाइनें आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर नहीं होती उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोस्तों यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। वर्टिकल के पीछे ये हमारा हो गया दोस्तों प्लेन, ये हमारी वर्टिकल VP हो गया और ये हो गया कि हमारी HP हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि VP के पीछे है। VP के पीछे मतलब ये हमारा VP है, VP के पीछे इधर ही होगा दोस्तों, पीछे होगा। VP का हाँ पीछे होगा। और बोला है क्या?
भूमि के ऊपर है, ये जो भूमि है इसके ऊपर है, भूमि के क्या है, ऊपर है। तो दोस्तों ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड। ये कौन सा है, फर्स्ट है। ये कौन सा है, सेकंड है। ये कौन सा है, थर्ड है। और ये वाला कौन सा है, फोर्थ। तो कौन सा चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो उस वस्तु का खालिस्तान होगा या होगी। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। v क्या है, u क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, v क्या है, अंतिम वेग है, और t बराबर क्या है, समय है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।